नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। दोस्तों, हमारी जो अधिगम इकाई को हमने पिछली क्लास के अंदर शुरुआत की थी, वो उसी इकाई को आगे ले जाते हुए हमने पिछली क्लास के अंदर अधिगम का अर्थ, उसके पक्ष और प्रकार और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे ले जाते हुए, अधिगम को आगे ले जाते हुए हम सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर हम दो तरह के कारकों की बात करेंगे। उसमें जो सबसे पहला जो कारक हमारे सामने आता है वो है मनोवैज्ञानिक कारक। क्योंकि मनोविज्ञान को हम पढ़ रहे हैं तो हम एक मनोवैज्ञानिक कारक भी जो होता है, जो हमारे अधिगम को, हमारे सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। और जो दूसरा जो कारक होता है वो है शारीरिक कारक। शारीरिक कारक, देखिए, मनोवैज्ञानिक कारक का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई मानसिक कारक है, क्योंकि मनोविज्ञान जो है वो मानसिकता से या मस्तिष्क से जुड़ा हुआ विज्ञान है, इसलिए हम इसको मानसिक विज्ञान, मानसिक कारक भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा जो कारक हमारा होता है वो है शारीरिक कारक। और तीसरा अगर हम देखें तो अनेकों विधियां हो सकती है, अनेकों विधियां हो सकती है। वो विधियां जो हम शिक्षण विधियों के अंदर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, शिक्षण को सुचारू रूप से या एक मजबूत बनाने के लिए या एक सुलभ बनाने के लिए हम जिन शिक्षण विधियों का यूज करते हैं या उपयोग करते हैं, वो शिक्षण विधियां भी क्या करती है, हमारे अधिगम को प्रभावित करती है। एक अच्छी शिक्षण विधि से पढ़ाया गया एक बच्चा अधिगम को जल्दी प्राप्त करता है, और एक अनावश्यक रूप से किसी विधि से पढ़ाया गया बच्चा अधिगम को जल्द प्राप्त नहीं करता। तो इसलिए क्या है कि विधियों का प्रयोग भी क्या है, एक बच्चे के अधिगम को प्रभावित करने के अंदर अहम भूमिका अपने निभाते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक कारकों की। सबसे पहले हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक कारकों की। मनोवैज्ञानिक कारकों के अंदर हम सबसे पहले अगर बात करें तो वो हमारे अंदर होती है अभिप्रेरणा। देखिए, अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा जो है वो हमारे अधिगम सोपान का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कहलाता है। अधिगम सोपान की जब हम बात करें, जब एक व्यक्ति, देखिए सबसे पहले हम सोपान को समझने की बात करें कि अधिगम का सोपान क्या है, अधिगम किस प्रकार से क्रिया के अंदर आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति जब अधिगम करना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले उसके सामने जो क्रिया होती है वो अभिप्रेरणा होती है। यानी कि एक व्यक्ति क्या है, अभिप्रेरित होता है या अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित होता है। अभिप्रेरित का मतलब यानी कि उसको किसी भी काम को करने के लिए किसने क्या किया, मोटिवेट किया। मोटिवेट उस व्यक्ति को किया गया। मोटिवेट करने के बाद में, यानी कि मान लीजिए आपको बीएड करने के लिए किसी ने क्या किया, मोटिवेट किया, या आपने किसी भी माध्यम से ये पता लगा कि बीएड हमारे लिए कहाँ तक इम्पोर्टेंट है, तो उस चीज से क्या हुए, आप मोटिवेट हुए, या आपके आसपास कोई सरकारी टीचर लगने के बाद में आप उस व्यक्ति से क्या हुए, मोटिवेट हुए। और मोटिवेट होने के बाद में आपने ये सोचा कि अब हमें भी बीएड करनी चाहिए। यानी कि आप अभिप्रेरित या मोटिवेट होने के बाद में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। और इस क्रिया को करने पर क्या आएगी, आपके सामने बाधाएं उत्पन्न होगी। क्या आएगी, बाधाएं। कोई भी काम को करते हैं तो शुरुआत के अंदर हमें क्या है, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो उस बाधाओं को पार करने, यानी क्रिया की, तो क्रिया से क्या हुई, बाधाएं उत्पन्न हुई। जब हम इन बाधाओं का सामना करते हैं, अब दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति ये होता है जो इन बाधाओं से घबराकर वापस सामान्य की स्थिति के अंदर आ जाता है। यानी कि वो कहता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, यानी कि वो बाधाओं से घबराकर वापस सामान्य स्थिति में आ जाता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो इन बाधाओं को पार करने का
कोई रास्ता ढूंढता है। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हम बार बार इन बाधाओं का सामना करेंगे, तो एक टाइम जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो बार बार आरपीएससी का एग्जाम क्या करता है, अटेम्प्ट करता है, आरपीएससी का एग्जाम देता है, यानी कि 10 बार 15 बार 20 बार, यानी कि इतनी बार एग्जाम देने के बाद में बार बार उसे बाधाएं सामने, पर एक अटेम्प्ट ऐसा जो होगा जो उसका आरपीएससी का एग्जाम क्या करेगा, क्रैक करेगा। तो वो जो समय होगा वो इन बाधाओं को पार करने का, यानी कि हमारे पुनर्बलन का समय होगा, यानी कि दोबारा से मोटिवेट होने का समय होगा, पुनः बल प्राप्त करने का समय होगा। जब व्यक्ति बाधाओं को पार करता है तो उसे एक पुनर्बल की स्थिति के अंदर वो आ जाता है, यानी कि पुनः दोबारा मोटिवेट, वही ऊर्जा उसके अंदर पैदा हो जाती है एक एग्जाम को पास। उसके बाद आप उस व्यक्ति से कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि वो पुनर्बल या ऊर्जा से भरा हुआ है। और जब पुनर्बल हुआ तो उसने अपने लक्ष्य को भी प्राप्त किया, और लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति वापस क्या है, अपने सामान्यकरण की स्थिति के अंदर आ जाता है। तो अधिगम सोपान क्या है, वो इस प्रक्रिया के दौरान या इस प्रक्रिया से आगे चलता है। यानी कि सबसे पहले जो हमारे अधिगम सोपान को, यानी कि अधिगम की प्रक्रिया को पूरा करने के अंदर सबसे पहले जिस क्रिया का योगदान होता है या जिस चीज का योगदान होता है वो हमारा मोटिवेशन कहलाता है या अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा के बिना हम किसी भी काम को करने के बारे में कभी सोचते तक नहीं है। तो इसके लिए अभिप्रेरणा हमारा अधिगम को सुचारू रूप से या अधिगम को प्राप्त करने के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अब दोस्तों ये अधिगम सोपान को हमने समझा। अधिगम सोपान से ये हमें पता लगा कि अभिप्रेरणा का क्या महत्व है हमारे मनोवैज्ञानिक कारकों के अंदर, यानी अधिगम को प्रभावित करने के अंदर। देखिए स्किनर ने अभिप्रेरणा के बारे में एक बात कही थी कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अभिप्रेरणा क्या है, देखिए स्किनर ने एक बात कही थी, स्किनर की एक बात थी या स्किनर ने अपनी एक कथन के अंदर कहा कि अभिप्रेरणा जो है, देखिए अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अभिप्रेरणा जो है अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ये बात किसने कही थी, स्किनर ने कही थी। स्किनर के द्वारा ये था कि अभिप्रेरणा, देखिए हमने अधिगम सोपान को पढ़ा तो भी हमें ये बात पता लगती है कि अधिगम के जो मार्ग को पार करना है तो हमारे अंदर अभिप्रेरणा या मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। बिना मोटिवेशन के हम कोई भी काम ना तो शुरुआत करते हैं ना हम उस काम को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। बार बार किसी को उत्पीड़न से किया गया काम कभी पूरा नहीं होता, इसलिए बार बार हमें मोटिवेशन का सहारा लेना पड़ता है और मोटिवेशन से ही हम उस काम को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो एक व्यक्ति के अंदर मोटिवेशन की मात्रा क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति उस काम को क्या है मजबूती के साथ में और अच्छे से उस काम को कंप्लीट कर पाएगा। और यही बात क्या है स्किनर ने कही थी। स्किनर की जो परिभाषा थी या स्किनर का जो कथन था वो ये था कि अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो ये बात यहाँ तक समझ में आई। और जो दूसरा मनोवैज्ञानिक या मानसिक कारक जो है हमारा वो ये है कि हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, अभिप्रेरणा भी होनी चाहिए। अभिप्रेरणा तो तब काम करेगी जब हम किसी काम को करने के लिए रुचि लेंगे। क्या लेंगे, रुचि लेंगे, या उस काम के प्रति हमारे अंदर कोई रुझान होगा। मान लीजिए हम टीचर लगना ही नहीं चाहते, या हम कोई गवर्नमेंट जॉब लगना ही नहीं चाहते, तो हमें बार बार चाहे इस चीज के लिए हमें मोटिवेट किए जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है, इस चीज को लेकर रुचि नहीं है, हमें पढ़ाई को लेकर रुचि नहीं है। जब तक एक बच्चे के अंदर पढ़ाई को लेकर रुचि नहीं होगी तो आप उसे कितना भी मोटिवेट करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोटिवेशन तब काम करता है जब एक बच्चे के अंदर उस चीज को या उस अधिगम को प्राप्त करने की क्या हो, रुचि हो, और रुझान भी होना चाहिए उस चीज को लेकर। यानी कि बार बार कंसल्टेंसियां क्या है करती है, एक प्रोग्राम का आयोजन करती है जिसके अंदर हमें किसी अनेकों प्रकार के कोर्सेज के बारे में बताया जाता है या रुचि उत्पन्न की जाती है बच्चों के अंदर कि इस कोर्स को करने से आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है, इस कोर्स को करने से आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। ये कंसल्टेंसियां करती है। तो क्यों करती है? क्योंकि वो मोटिवेशन के साथ साथ उन बच्चों के अंदर उस कोर्स को लेकर क्या करती है, रुचि उत्पन्न करती है।
ठीक है। रुचि उत्पन्न करने से क्या होगा, रुचि के साथ साथ मोटिवेशन भी दिया जाए तो उस काम को एकदम मजबूती तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसलिए अभिप्रेरणा के साथ साथ एक व्यक्ति के अंदर किसी काम को करने के प्रति क्या होनी चाहिए, रुचि और रुझान होना चाहिए। दूसरी बात, इस काम को करने के प्रति क्या है, इच्छा भी होनी चाहिए। बिना इच्छा के हम कोई काम, अगर आपके किसी को पढ़ने की इच्छा नहीं है और आप उसे बार बार कह रहे हो पढ़ ले, तो वो बच्चा क्या है, पढ़ेगा नहीं। वो उसकी क्या है, एक सामान्य सी एक किताब उठाकर उस चीज को देख लेगा, यानी कि वो पढ़ना नहीं कहलाता। पढ़ना कब कहलाता है, जब हमारे अंदर अभिप्रेरणा भी हो, रुचि हो और साथ में क्या हो, इच्छा हो उस काम को। किसी काम को इच्छा से ही किया जा सकता है, बगैर इच्छा के आप किसी काम को नहीं कर सकते। और दूसरी जो हमारे अंदर जो सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे बेस्ट जो चीज होती है किसी अधिगम को या किसी चीज को सीखने के लिए, जो हमारे अंदर हमारे शरीर की जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, वो है हमारी बुद्धि। देखिए, बुद्धि या माइंड का होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, आप जब हम व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात करते हैं, हम जब व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात करते हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंदर अनेकों प्रकार की बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। उनमें कुछ बच्चे होते हैं जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, कुछ मध्यम प्रतिभाशाली है, यानी कि इस प्रकार से अनेकों प्रकार के बच्चे होंगे। उनका क्या है, अलग अलग बुद्धि का क्या होगा, प्रकार होगा, या अलग अलग बुद्धि या उनकी परिपक्वता पाई जाएगी। एक क्लास के अंदर 40 बच्चे रहते हैं या एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 40 बच्चों की बुद्धि का जो बुद्धि की जो परिपक्वता है वो अलग अलग होगी। बुद्धि का जो मतलब एक निर्माण हुआ है वो अलग अलग तरीके से हुआ है, अलग अलग वातावरण के अंदर हुआ है। तो उस वातावरण के कारण उनकी बुद्धि को क्या हो, बुद्धि क्या होगी, प्रभावित होगी। और एक बच्चे की बुद्धि के अंदर वो परिपक्वता होने की वजह से क्या है, हम अधिगम को पूर्ण रूप से प्राप्त करवा सकते हैं। यानी कि बच्चा अगर मानसिक रूप से कमजोर है या बुद्धि से कमजोर है, तो उस बच्चे को आप कितना भी किसी भी चीज के बारे में समझाते रहो, वो जल्दी से उस चीज को नहीं समझ पाएगा। अधिगम तभी संभव है जब हम मानसिक रूप से, मानसिक के साथ साथ हम शारीरिक कारकों को भी पढ़ेंगे, तो शारीरिक कारक भी हमारे अंदर, मानसिक के साथ साथ हम शारीरिक रूप से अगर मजबूत हैं, तो हम अधिगम एकदम सही रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अधिगम को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अभिप्रेरणा, और अभिप्रेरणा तभी होगी जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से क्या होंगे, परिपक्व होंगे, या शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या होंगे, मजबूत होंगे। तो ये देखिए, इसके अंदर देखिए मनोवैज्ञानिक कारकों के अंदर हमारे 4 प्रकार के कारक आते हैं जो अधिगम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सबसे पहला जो कारक है वो अभिप्रेरणा होता है। अभिप्रेरणा के लिए स्किनर ने क्या कहा कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है। उसके बाद जो दूसरा जो कारक है हमारा मनोवैज्ञानिक, वो है रुचि और रुझान। बगैर रुचि और रुझान के हम किसी विषय को, वस्तु को नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद इच्छा होनी चाहिए, बगैर इच्छा के हम किसी भी कार्य को प्रारंभ भी नहीं करते। दूसरा बुद्धि की परिपक्वता होना एक बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। उसके बाद हम बात करेंगे शारीरिक कारकों की। देखिए, शारीरिक कारकों की अगर हम बात करें, शारीरिक कारकों के अंदर सबसे पहले तो हमारे अंदर यही होता है कि हम शारीरिक रूप से क्या है, परिपक्व हों। शारीरिक रूप से क्या हो, परिपक्व हों। शारीरिक रूप से क्या हो, परिपक्व हो। दूसरी बात, हमारे शरीर के अंदर क्या होनी चाहिए, परिपक्वता। देखिए, हमने शुरू में क्या पढ़ा था, शुरू में हमने पढ़ा कि परिपक्वता से प्राप्त ज्ञान, जो परिपक्वता से अगर हमारे शरीर में कोई परिवर्तन आता है तो वो अधिगम नहीं कहलाता, परंतु अधिगम बिना परिपक्वता के कभी हो भी नहीं सकता। बिना परिपक्वता के क्या है, अधिगम नहीं हो सकता। बिना परिपक्वता के अधिगम नहीं हो सकता। अधिगम के अंदर परिपक्वता का होना बहुत ही जरूरी है, परंतु परिपक्वता से प्राप्त ज्ञान या परिपक्वता से सीखी गई या परिपक्वता से आया कोई परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता, परंतु अधिगम के अंदर अहम भूमिका अदा करता है परिपक्वता। देखिए, एक बच्चा है जो 10 साल का है, एक बच्चा जो है वो 10 साल का है, उस बच्चे को आप कहें कि आपको आरएस बनना है और आपको आरएस की तैयारी करनी है। 10 साल के बच्चे को हम ये बात कह रहे हैं कि आपको आरएस की तैयारी करनी है, और आरएस की बुक्स जो है वो उसको थमा देते हैं और कहते हैं कि आप इनको पढ़ो। तो क्या ये बच्चा इस आरएस की बुक्स को क्या पढ़ पाएगा या समझ पाएगा? क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि वो 10 साल का है और वो अभी इस चीज के लिए क्या है, परिपक्व नहीं है। तो ये होती है, इसलिए परिपक्वता का हमारे अंदर अधिगम को प्राप्त करने के अंदर
हमारा विशेष महत्व कहलाता है। विशेष महत्व होता है हमारा परिपक्वता का। बिना परिपक्वता के हम अधिगम प्राप्त नहीं करते। शारीरिक कार्य के अंदर हमारा सबसे पहला जो कारक जो मेन पॉइंट होता है वो होती है परिपक्वता। शारीरिक रूप से अगर हम परिपक्व हैं तो हम अधिगम को क्या आसानी से समझ सकते हैं, किसी भी विषय वस्तु को आसानी से समझ सकते हैं। 10 साल के बच्चे को अगर आप कहें, 10 साल के बच्चे को अगर आप बीए का कोई सिलेबस करवाने बैठ जाए तो वो बच्चा उस सिलेबस को नहीं कंप्लीट कर सकता। वो उसी योग्यता की एनसीईआरटी क्या करती है, एनसीईआरटी एक बच्चे की उम्र के हिसाब से, एनसीईआरटी एक बच्चे की उम्र के हिसाब से या एक बच्चे की योग्यता के अनुसार क्या करती है, सिलेबस सेट करती है। इसलिए 10वीं क्लास का जो सिलेबस जो होता है वो एक 10 साल के या 9 साल के बच्चे के अनुसार ही सिलेबस बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उसी प्रकार की क्या है, परिपक्वता है। अगर 10वीं क्लास के अंदर अगर आप बीए का सिलेबस या ग्रेजुएशन का सिलेबस या पीजी का सिलेबस अगर आप जोड़ दोगे तो 10 साल का बच्चा कैसे उस सिलेबस को पढ़ पाएगा, क्योंकि वो उसकी योग्यता के क्या है, आगे है। तो इसलिए परिपक्वता का होना जरूरी है। उसके बाद शारीरिक कारक के अंदर हम एक और बात करते हैं, वातावरण का महत्व होता है। आप जिस वातावरण के अंदर बच्चे को रखोगे, वातावरण का महत्व हमारे विकास के अंदर और हमारे शारीरिक विकास के अंदर। देखिए हमने बाल विकास को पढ़ा था, तो बाल विकास के अंदर एक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की जब हमने बात की थी तो उसके अंदर 2 कारक थे जो मेन थे। उसमें था पहला वातावरण और दूसरा था वंशानुक्रम। वंशानुक्रम भी एक बच्चे को प्रभावित करता है और एक ऐसी मजबूत फैमिली के अंदर, अगर ऐसी अमीर फैमिली के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ है तो उस बच्चे का शारीरिक विकास क्या होगा, मजबूत होगा। और अगर एक बच्चा गरीब फैमिली के अंदर होता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास क्या कमजोर रहेगा। तो उसी प्रकार से अधिगम को या कुछ ही विषय वस्तु के बारे में अधिक रूप से सुचारू रूप से समझने के लिए हमारे जीवन के अंदर वातावरण की अहम भूमिका होती है। अगर स्कूल का वातावरण अधिगम के विपरीत है तो बच्चा उस अधिगम को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए स्कूल के अंदर किसी प्रकार का अनुशासन नहीं है, टीचर्स पढ़ा नहीं रहे, यानी कि टीचर्स पढ़ा नहीं रहे, बगैर अनुशासन के और टीचरों के पढ़ाने से अधिगम क्या प्राप्त, यानी कि अधिगम को लेकर जो वातावरण चाहिए हमें अनुशासन से रहित या अनुशासन होना उस वातावरण के अंदर जरूरी होता है। दूसरा, एक शिक्षक का शिक्षण विधियों का चयन, एक शिक्षक द्वारा एक शिक्षण विधियों का चयन करना, इन सभी चीजों को, इन सभी पहलुओं को लेकर हम अधिगम को प्राप्त करते हैं। और इनके विपरीत अगर कोई वातावरण हमें मिलता है तो हम उस अधिगम को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे शारीरिक कारक। अनेक विधियों की अगर हम बात करें तो अनेक प्रकार की विधियां हैं हमारे मनोविज्ञान के अंदर, जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने हमें उपलब्ध करवाई है। उन विधियों का सही रूप से चयन करना ही क्या है, हमारे अधिगम को क्या करता है, मजबूत बनाता है। तो ये हमारे थे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें देखिए सबसे पहला था, दोबारा समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहला क्या था, मनोवैज्ञानिक कारक था। मनोवैज्ञानिक कारक के अंदर हमारे 4 प्रकार के कारक होते हैं। जो सबसे पहला महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो अभिप्रेरणा होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अधिगम को प्रभावित करने के लिए सबसे पहला और सबसे मजबूत कारक कौन सा है, तो वो अभिप्रेरणा कहलाती है। उसके बाद एक बच्चे के अंदर किसी विषय वस्तु को लेकर रुचि होना और उसका रुझान होना भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा एक बच्चे के अंदर इच्छा होनी चाहिए किसी विषय वस्तु को पढ़ने की, और एक बुद्धि की परिपक्वता भी बहुत जरूरी है। और हम बात करें शारीरिक कारकों की, तो शारीरिक कारकों के अंदर हम सबसे पहले परिपक्वता, शारीरिक रूप से मजबूत होगा तो परिपक्वता होगी उसके अंदर। बिना परिपक्वता के हम अधिगम प्राप्त नहीं कर सकते। और वातावरण की अहम भूमिका हमारे अधिगम के अंदर रहती है। तो इस प्रकार से अधिगम के कारक जो है वो अधिगम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इनके अंदर देखिए कई प्रकार की क्या होती है, विधियां होती है। उन विधियों का यूज भी हम अधिगम के अंदर कर सकते हैं, अधिगम को मजबूत बनाने के अंदर हम कर सकते हैं। तो यहां तक आपने पढ़ा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अधिगम कारक वक्र की। अधिगम वक्र की, देखिए अधिगम वक्र से हमारे पास क्या है, 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो होता है कि अधिगम वक्र कितने प्रकार के हैं। सबसे पहली बात तो हमारे सामने ये उठती है कि अधिगम वक्र होता क्या है।
देखिए सबसे पहले हम अगर बात करें तो अधिगम वक्र होता क्या है। तो अधिगम वक्र क्या है, एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति किसी कार्य को करता है। जब हम किसी कार्य को करते हैं, देखिए सबसे पहले हमारा अब जो पॉइंट रहेगा वो है अधिगम वक्र। अधिगम वक्र, देखिए आपने बचपन के अंदर किसी प्रकार की ग्राफ, जो आप 8th या 7th के अंदर आपने ग्राफ का यूज किया होगा। ग्राफ को ही हम क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। लर्निंग ग्राफ से हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लर्निंग ग्राफ। यानी कि हम अधिगम का अगर कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसको हम अधिगम वक्र कहते हैं। और अब हम ये बात समझने वाली है कि अधिगम वक्र होता क्या है। देखिए हम किसी कार्य को करते हैं, जब एक व्यक्ति क्या है किसी कार्य को कर रहा है, यानी कि ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति किसी काम को करना प्रारंभ करता है। यहाँ इसने प्रारंभ किया, तो ये चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। इस व्यक्ति ने क्या किया, एक काम को प्रारंभ किया करना। अब इसने क्या है कि जब सीखना प्रारंभ करता है तो वह सीकर ही उसमें क्या परिवर्तनता, यानी कि ये नहीं कि आपने बीएड की तो पहले ही दिन जाते हुए बीएड के अंदर आपने बीएड के जितने विषय थे उनके अंदर क्या है, एक मजबूती हासिल कर ली, ऐसे नहीं होता। इस व्यक्ति ने काम को प्रारंभ किया, तो जब इसने काम को प्रारंभ किया तो इसकी गति क्या थी, तेज थी। क्या गति क्या थी, तेज थी या तीव्र थी। तो इसकी गति जब तेज थी तो इसलिए इसके पास क्या था, मोटिवेशन बहुत ज्यादा था। शुरुआत के अंदर हमारे अंदर क्या होता है, मोटिवेशन बहुत ज्यादा होता है किसी काम को, तो हम तेजी के साथ उस काम को करना प्रारंभ कर देते हैं। परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारा मोटिवेशन क्या होता है, कम होता चला जाता है। क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। और जब मोटिवेशन कम होता है तो हमारे काम की गति के अंदर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, मंद हो जाता है। हमारा काम करने की गति क्या है, वो धीरे हो जाती है। और फिर अगर इस काम की गति में जब मंदता या ये काम की गति क्या धीरे हो जाती है, तो फिर हमें अगर कोई मोटिवेशन या कोई पुनर्बल मिल जाता है, या पुनर्बल मिल जाता है, वापस से हमें कोई मोटिवेशन करने वाला, या हमें कुछ ऐसा, मान लीजिए आपने तैयारी करना शुरू किया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आपने काम शुरू किया हमें, तो आपके पास यहाँ मोटिवेशन था बहुत ज्यादा, तो आपने शुरुआत के अंदर 17 18 घंटे पढ़ना प्रारंभ कर दिया और आपने अच्छी तैयारी कर ली। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़े, एग्जाम होने वाला नहीं है, वैकेंसी आई नहीं, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। तो जैसे जैसे वैकेंसी ज्यादा लेट होगी और आप तैयारी करते जा रहे हो तो आपका मोटिवेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। मोटिवेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। और जैसे मोटिवेशन कम हुआ तो आपकी जो काम करने की जो गति थी वो क्या हो जाती है, धीरे। आप जो 17 घंटे पढ़ रहे थे वो अब आप 5 घंटे पर लेके आ जाओगे। क्या आ जाओगे, 5 घंटे के ऊपर लेकर आ जाओगे। यानी कि आपके जो काम करने की गति क्या होगी, वो धीरे हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए आरपीएससी ने कोई वैकेंसी निकाल दी और आपने एग्जाम क्रैक कर दिया, तो आपकी जैसे मान लो ये वैकेंसी निकाली, ये वैकेंसी निकालते ही आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो जाएगा कि अब वैकेंसी आ गई, अब मैं इस आरपीएससी के एग्जाम को क्या कर सकता हूँ, क्रैक कर सकता हूँ। तो जैसे ये आरपीएससी की वैकेंसी आई और वैकेंसी आते ही आपको क्या मिला, पुनर्बल मिला। और पुनर्बल मिलते ही आपके काम की जो गति है वो फिर से क्या हो गई, तेज हो गई। तो इस प्रकार से हम कोई भी जब अधिगम प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो अधिगम प्रक्रिया के दौरान हमारा जब प्रारंभ के अंदर हमारी गति क्या तेज होती है, परंतु मध्य में क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है। और अंतिम समय में एक ऐसा समय आता है जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी जो काम करने की गति जो है वो स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अधिगम वक्र कहलाता है। अधिगम वक्र को तो समझने से पहले देखिए एक बात ये है कि जब हम किसी काम को करना प्रारंभ करते हैं, उस काम को करने की जो गति है या उसका जो धीमापन है, उसको अगर हम किसी ग्राफ के माध्यम से अगर दर्शाएं तो वो हमारा क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है या लर्निंग ग्राफ कहलाता है। आई बात समझ में कि अधिगम वक्र क्या है। अधिगम वक्र वही है जो आप अधिगम प्रक्रिया को, जब हम किसी अधिगम की जो प्रक्रिया है हमारी, अधिगम के दौरान हमने जो जो क्रियाएं की, जो जो धीमापन आया या जो तेजी आई, उस तेजी और धीमेपन को जब हम किसी ग्राफ के माध्यम से, देखिए हमारी जो जीडीपी ग्रोथ होती है, हमारी क्या होती है, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम बोलते हैं, इस जीडीपी को जब हम ग्राफ के माध्यम से दर्शाते हैं तो देखिए इस प्रकार से कोई ग्राफ बनता है कि हमारी जीडीपी एकदम से
ऊपर गई, या फिर इस प्रकार से कोई ग्राफ बनता है कि यानी कि पहले ऊपर फिर नीचे, क्योंकि जीडीपी के अंदर पहले ग्रोथ हुई फिर हमारे वीकनेस आई, इसकी जीडीपी के अंदर फिर ग्रोथ फिर वीकनेस। तो इस प्रकार से इसको दर्शाने की एक ग्राफ के माध्यम से कोशिश करते हैं। उसी प्रकार क्या है, अधिगम को भी जब हम ग्राफ के माध्यम से दर्शाने की कोशिश करते हैं तो वो अधिगम क्या क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है। तो हम देखिए यहां तक बात समझ में है। इसके अंदर क्या होते हैं, अधिगम वक्र क्या है, हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अधिगम वक्र क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला अधिगम वक्र होता है या अधिगम वक्र का जो प्रकार होता है वो होता है सरल रेखीय वक्र। क्या होता है, सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र, सरल रेखीय वक्र के अंदर क्या होता है, देखिए दोस्तों, जब हम किसी काम को, यानी कि आप एक बच्चे को, देखिए सरल रेखीय वक्र किस प्रकार से बनेगा। सरल रेखीय, देखिए आपकी जो मात्रा होती है ग्राफ के अंदर, आपने ग्राफ को पढ़ रखा होगा कि ग्राफ के अंदर हमेशा यहाँ क्या आती है, एक मात्रा आती है। जब हम किसी, जैसे देखिए अधिगम वक्र को ये भी इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, जब हम हमारे अधिगम की मात्रा और उसके समय को जब मापते हैं, जब उसकी मात्रा और समय को जब हम किसी ग्राफ पर मापते हैं तो वो क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है। समझने की बात, सिंपल सी बात है कि जब अधिगम वक्र क्या होता है कि जब हम अधिगम की मात्रा, ठीक है, और उसके टाइम या उसके समय को जब हम किसी ग्राफ के माध्यम से दर्शाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है। तो देखिए अधिगम वक्र की ग्राफ को जब बनाते समय जो मात्रा जो होती है वो हमारे यहाँ इस खड़ी रेखा के इधर लिखी जाती है। ये आप हमेशा याद रखना, हमेशा मात्रा यहाँ लिखी जाती है और जो समय जो होता है वो हमारा यहाँ लिखा जाता है। अब एक बच्चा जो है, देखिए यहाँ हमने समय लिया 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे और 5 घंटे। देखिए 1, 2, 3 और 4 और यहाँ 5। इस प्रकार से ये हमारे क्या है, समय हमने घंटों में या मिनटों में या जैसे भी सेकंड के अंदर हमने ये टाइम या समय ले लिया। अब हमने यहाँ मात्रा की बात करते हैं। देखिए यहाँ हमने मात्रा ले ली कि 1 यूनिट, यानी कि एक बच्चा 1 घंटे में कितने यूनिट याद करता है, या कितने पेज याद करता है, या कितने चैप्टर्स याद करता है। तो उस प्रकार से हमने मात्रा ले ली, यानी कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। जब बच्चा, देखिए जब हम किसी बच्चे को कुछ भी याद करने के लिए या देते हैं तो अगर बच्चा 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट पास करता है, 2 घंटे में 2 यूनिट को याद करता है, 3 घंटे में 3 यूनिट याद करता है, 4 घंटे में 4 यूनिट याद करता है और 5 घंटे में 5 यूनिट। जब 1 घंटे में 1 यूनिट करेगा तो क्या है, 2 घंटे में 2 यूनिट होगी, 3 घंटे में 3 यूनिट, 4 घंटे में 4 यूनिट और 5 घंटे में क्या हुआ इसके अंदर। यहाँ देखिए अब हम इसका जब वक्र बनाएंगे तो वक्र इस प्रकार से बनेगा, एकदम सरल रेखा के अंदर सीधा, एकदम क्या बनेगा, एकदम सीधा वक्र बनेगा। यानी कि उसकी जो वक्र रेखा है ये पूर्ण क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है। और जो ये बीच में जो हमने रेखा दर्शाई है, अधिगम को दर्शाने के लिए जो इस रेखा का यूज जो हमने किया है, ये रेखा हमारी क्या कहलाती है, अधिगम वक्र कहलाती है, अधिगम वक्र रेखा कहलाती है। जब अधिगम सरल रेखीय वक्र होता है तो हमारी मात्रा, देखिए इसको याद कीजिए, हमारी मात्रा, जब अधिगम सरल रेखीय वक्र है तो हमारी अधिगम और जो मात्रा है, मात्रा और अधिगम की जो मात्रा और अधिगम का जो समय है वो क्या होता है, एक जैसा होता है या सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। जितना हमें समय लगेगा उतनी ही हम मात्रा के अंदर क्या चीजों को याद रख पाते हैं या याद करेंगे, तो हमारा सरल रेखीय वक्र बनेगा। देखिए जब अधिगम की मात्रा और समय जब सेम हो तो अधिगम क्या होता है, सरल रेखीय वक्र होता है। ठीक है, आपसे अगर यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक बच्चा जो है वो 2 घंटे के अंदर या 2.5 घंटे में 2.5 चैप्टर या 2.5 पेज को याद कर पा रहा है, या 2 घंटे में 2 पेज को याद कर पा रहा है, या 2 यूनिट को याद कर पा रहा है, तो वो अधिगम वक्र कौन सा है, तो वो अधिगम वक्र कौन सा है, क्योंकि दोनों की मात्रा और समय दोनों क्या सेम लग रहे हैं। 2 घंटे ही 2 पेज याद कर पा रहा है 2 घंटे के अंदर, तो यानी कि सेम मात्रा और सेम समय है, तो क्या होगा, वो अधिगम वक्र कौन सा कहलाएगा, वो हमारा सरल रेखीय वक्र कहलाएगा। सरल रेखा के अंदर सिर्फ बिल्कुल सरल रेखा बनेगी, इसके अंदर आप इस प्रकार से अधिगम वक्र को जब बनाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सरल रेखा हमारे इस अधिगम के अंदर। आपको यहाँ तक ये याद रखना है कि अधिगम के जब सरल रेखीय वक्र की बात होती है तो मात्रा और समय क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई।
कि हमारा ये पहला पॉइंट था अधिगम वक्र का। अधिगम वक्र को हम 4 भागों में बांटे, 4 प्रकार होते हैं हमारे अधिगम वक्र के, ठीक है। उसके अंदर जो हमने पहला जो प्रकार उसका पढ़ा वो पढ़ा था शारीरिक कारक। शारीरिक कारक के अंदर क्या था, जो सॉरी सरल रेखीय वक्र के अंदर क्या था, सरल रेखीय वक्र के अंदर ये था कि जब मात्रा और समय दोनों जब सेम हो तो हमारा अधिगम वक्र कौन सा कहलाता है, सरल रेखीय वक्र कहलाता है। अब हम बात करेंगे सेकंड वक्र की, जो हमारा अधिगम वक्र के अंदर जो दूसरा प्रकार है उस प्रकार की बात करेंगे। वो हमारा जो प्रकार है वो है उनतोदर वक्र, जिसे हम क्या बोलते हैं, उनतोदर वक्र। दूसरा जो प्रकार है हमारा वो है उनतोदर। दूसरा जो अधिगम वक्र का जो प्रकार है वो है उनतोदर वक्र। इस प्रकार के सीखने में प्रारंभ में सीखने की गति क्या होगी, तीव्र होगी। यानी कि जो बच्चा जो है वो प्रारंभ के अंदर जब इसका जो वक्र बनाने की जब हम बात करें तो इसका वक्र किस प्रकार से बनेगा। देखिए यहां हमने समय लिया 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और यहाँ 5 घंटे। यहां हमने यूनिट को लिया 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट या 4 यूनिट और यहाँ 5 यूनिट। इस प्रकार से हमने, अब हमें क्या कौन सा बनाना है, उनतोदर वक्र। इस वक्र के अंदर जो मात्रा जो होती है और समय जो होगा उन दोनों में फर्क होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, देखिए इस वक्र को समझने से हमें ये पॉइंट हमारा क्लियर होता है कि इस वक्र के अंदर जो अधिगम वक्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। अधिगम वक्र क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। कैसे कि इस वक्र के अंदर शुरुआत के अंदर क्या होती है, जब हम किसी काम को प्रारंभ, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने आरपीएससी की तैयारी को शुरू किया तो शुरुआत के अंदर क्या हुआ, आपके पास मोटिवेशन है तो काम की गति क्या है, तेज है। प्रारंभ में क्या होगी, गति बिल्कुल तेज होगी, ठीक है। क्योंकि आपको बस शुरू में नया नया मोटिवेशन मिला है इस आरपीएससी के एग्जाम को क्रैक करने का, तो आपकी गति क्या होगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये आरपीएससी की वैकेंसी तो आने वाली है नहीं। जब ये वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या होगी, आपका मोटिवेशन क्या होगा, डाउन होता चला जाएगा और आपके काम की गति क्या है, धीरे होती। यहाँ क्या है, आपने शुरू किया आरपीएससी को लेकर काम करना शुरू, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन क्या हुआ, एक बच्चे के पास में बहुत ज्यादा है, आपके पास मोटिवेशन से भरे हुए। अब बार बार शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि रीट आने वाली है, तो आपको बार बार उनकी बातों से क्या है, मोटिवेशन मिल जाता है और आप काम की गति आपकी तेज हो जाती है, पढ़ने की गति जो है वो तेज हो जाती है। अब जैसे जैसे वो तारीख भी निकल गई, वो तारीख जैसे जैसे निकलती है तो हमारे काम की गति क्या हो गई, धीरे हो जाती है। यानी कि उनतोदर वक्र के अंदर क्या होता है, ये आप याद रखिए कि उनतोदर वक्र के अंदर हमारे काम की गति शुरुआत के अंदर क्या रहती है, तेज रहती है, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मोटिवेशन की कमी की वजह से क्या है, काम की गति क्या हो जाती है, उसमें धीमापन आ जाता है। उसमें क्या आ जाता है, धीमापन आ जाता है। यहाँ क्या हुआ, यहां तक तो क्या था, हमारे काम की गति क्या थी, तेज थी, क्योंकि मोटिवेशन से भरे हुए थे। यहां तक जाते जाते हमें पता लगा कि आरपीएससी अभी कोई भी वैकेंसी निकालने के मूड में नहीं है, और जैसे ही उसने आरपीएससी की ये बात हमने सुनी तो हमारी गति क्या हो गई, धीरे। हम जैसे ही 17 घंटे पढ़ते थे वो अब हमारे क्या आ गए, 5 घंटे आ गए या 2 घंटे आ गए, या किताब उठा दी नहीं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अधिगम वक्र हमारा उनतोदर वक्र बनता है। और उनतोदर वक्र में आपको यही बात याद रखनी है कि जब अधिगम वक्र के अंदर जब हम कोई अधिगम को प्राप्त करने के लिए जब काम शुरू करते हैं तो उस काम की जब शुरुआत में अगर गति तेज हो और बाद में वो काम धीरे हो जाए तो वो हमारा कौन सा वक्र कहलाता है, उनतोदर वक्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। उनतोदर वक्र के अंदर क्या होगा, उनतोदर वक्र के अंदर काम की गति प्रारंभ के अंदर क्या रहती है, तेज रहती है, परंतु अंत में क्या आ जाता है, उसमें धीमापन आ जाता है। तो यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद हम तीसरे प्रकार की बात करते हैं, अधिगम वक्र के तीसरे प्रकार की। जब हम अधिगम वक्र के तीसरे प्रकार की बात करें तो देखिए तीसरा जो अधिगम वक्र का प्रकार है वो है नतोदर वक्र। नतोदर वक्र, इस वक्र के अंदर उनतोदर वक्र से थोड़ा सा उल्टा होता है। इसमें क्या होती है, प्रारंभ में गति मंद होती है और बाद में धीरे धीरे क्या उसमें गति तेज हो जाती है। देखिए इसका जब ग्राफ हम बनाएंगे, जब उनतोदर वक्र का जब हम ग्राफ बनाएंगे
तो किस प्रकार से बनेगा देखिए, इसमें क्या हुई, प्रारंभ के अंदर गति क्या हुई, मंद, परंतु बाद में क्या हो जाती है, तीव्र। ठीक है, तो इसका जो वक्र बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा देखिए, इस प्रकार से। क्या हुई, प्रारंभ की अंदर गति क्या हुई, मंद है, परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमारी गति जो है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। काम करने की गति क्या है, तेज हो जाती है। मान लीजिए आप बीएड कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, बीएड कर रहे हो। इस बीएड के साथ आपने सोचा कि 2 साल की हमारी क्या है, बीएड है, तो इसके साथ साथ हम क्या है, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड किसी भी एग्जाम की हम क्या है, या रीट की हम तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि 2 साल के अंदर ये कि 2 साल हमारे पास पड़े हैं, 2 साल तो हम कोई एग्जाम दे नहीं सकते, तो हम साथ साथ के किसी भी एक विषय एक वैकेंसी की हम तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं कि ताकि हमें बाद में दिक्कत नहीं आए। तो क्या है कि यहाँ इतना मोटिवेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे अभी बीएड कंप्लीट नहीं हुए, तो मोटिवेशन तो आएगा कहां से, फर्स्ट ग्रेड का, क्योंकि बीएड के लिए मोटिवेशन है। अभी तो आगे भविष्य के बारे में आपको मोटिवेशन प्राप्त है, परंतु आपको फर्स्ट ग्रेड आपके सामने ऑप्शन नहीं है अभी तक, क्योंकि बीएड आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। तो आप क्या करेंगे, साथ साथ में क्या थोड़ा थोड़ा पढ़ना प्रारंभ कर दी, तो क्या होगी, बगैर मोटिवेशन के काम प्रारंभ करना, तो यानी कि आपकी गति क्या होगी, बिल्कुल मंद होगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़े तो यहां चलते क्या हुए, आपके 2 साल कंप्लीट हो गए, 2 साल क्या हुए कंप्लीट, आपकी बीएड खत्म, बीएड क्या होगी यहाँ पे खत्म हो गई। अब जब बीएड जैसे ही खत्म हुई, बीएड खत्म होते ही आरपीएससी ने वैकेंसी निकाल दी फर्स्ट ग्रेड की, आरपीएससी ने क्या कर दी, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकाल दी। और अब जैसे ही उसने फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी को निकाला तो क्या होगा, आपके पढ़ने की जो गति थी वो क्या होगी, अब तेज हो जाएगी। तो इस प्रकार से नतोदर वक्र हमारा कंप्लीट होता है। नतोदर वक्र के अंदर क्या होता है कि प्रारंभ के अंदर हमारी गति जो होती है वो बिना मोटिवेशन के या बिना किसी उद्देश्य के हम काम को प्रारंभ करते हैं, तो हमारे उस काम को लेकर जो हमारी गति होती है वो बिल्कुल धीरे होती है या मंद होती है। उसके बाद जब हम काम के अंतिम क्षण में पहुंचते हैं तो हमारी गति बिल्कुल तीव्र हो जाती है, बिल्कुल तेज हो जाती है। तो इस प्रकार से वो नतोदर वक्र बनता है। अब बात आती है मिश्रित वक्र की। देखिए चौथा जो प्रकार है अधिगम वक्र का, अंतिम जो प्रकार है, यहां तक बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं अधिगम वक्र के चौथे प्रकार की, अधिगम वक्र के चौथे प्रकार की, वो है हमारा मिश्रित वक्र। क्या है, मिश्रित वक्र। जब इस मिश्रित वक्र की हम अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, इस मिश्रित वक्र के अंदर इसे एस वक्र भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एस वक्र भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस वक्र के अंदर एस प्रकार की क्या बनती है, एक आकृति बनती है। जब हम अधिगम वक्र को बनाते हैं तो एक इस प्रकार से एस नाम की एक आकृति बनेगी, इस वजह से इसको एस वक्र भी कहते हैं। तो देखिए इस वक्र में किस प्रकार से होगा, इस वक्र के अंदर हमारी गति क्या होगी, शुरुआत के अंदर मंद भी हो सकती है, ठीक है, अंत में बीच में तेज होगी, फिर मंद होगी, फिर तेज होगी। तो इस प्रकार से क्या है, अधिगम वक्र बनता है। देखिए प्रारंभ के अंदर गति क्या हो सकती है, तेज, यानी कि मोटिवेशन है तो गति तेज भी हो सकती है, बाद में गति क्या होगी, मंद होगी। यानी कि मान लीजिए जैसे कि हमारे साथ अभी हाल ही के अंदर हो रहा है, क्या हो रहा है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री जी है वो कह रहे हैं कि रीट, पहले क्या हमें सूचना मिली थी कि रीट क्या होगी, 2 अगस्त को होगी, क्या होगी 2 अगस्त को। तो हमें मोटिवेशन मिला, हमने काम तेज कर दिया, पढ़ने का काम हमने क्या कर दिया, तेज कर दिया। तो जैसे ही हमने यहाँ पे काम को तेज किया, मिश्रित वक्र के अंदर जो है आड़ी तिरछी रेखाएं बनती है। तो देखिए रीट की जैसे हमें सूचना मिली कि रीट 2 अगस्त को होने वाला है एग्जाम, तो हमने काम को क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया, हमारी गति क्या होगी, तेज। फिर कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन, फिर हमारी गति क्या होगी, धीरे। फिर अचानक से हमें ये सूचना मिली कि सितंबर के अंदर रीट श्योर है, शिक्षा मंत्री जी का बयान आया, तो हमने काम को क्या कर दिया, फिर से प्रारंभ कर दिया करना। फिर हमें ये पता लगा कि कुछ नहीं होने वाला, फिर हमारी गति फिर से धीरे। तो इस प्रकार से जब
एक बार मोटिवेशन मिलता है तो हम काम की गति को क्या कर देते हैं, तेज कर देते हैं। और जैसे वो मोटिवेशन हमारे आगे से चला जाता है या मोटिवेशन की जो प्रक्रिया वो कम हो जाती है तो हमारा काम करने की गति क्या है, वो धीरे हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, हमारा अधिगम वक्र बनता है। यानी कि उंतोदर वक्र और नतोदर वक्र का मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्रित वक्र कहलाता है। देखिए इसमें क्या है कि गति पहले प्रारंभ में तेज होगी तो मंद में क्या होगी, मंद तेज। अगर प्रारंभ में तेज है तो मंद में क्या होगी, जो मध्य में क्या होगी, मंद हो जाएगी और अंतिम अंत में तेज हो जाएगी। तो इस प्रकार से कभी मंद को भी तेज, कभी मंद कभी तेज, इस प्रकार से अगर कोई गति रहती है हमारे अधिगम प्रक्रिया को पूरा करने में तो वो हमारा कौन सा वक्र कहलाता है, मिश्रित वक्र कहलाता है। मिश्रित वक्र को एस वक्र इसलिए कहते हैं कि देखिए इसके अंदर एस प्रकार की एक आकृति बनी है, 2 बार एस बना ना यहाँ, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एस वक्र भी कहते हैं। तो ये हमारे अधिगम वक्र थे दोस्तों। यहाँ तक हमने पढ़ा कि अधिगम वक्र के कितने प्रकार होते हैं। अधिगम वक्र का हमारे अधिगम के अंदर भी योगदान रहता है कि जब अधिगम वक्र का मतलब यही है, जब हम हमारे अधिगम की प्रक्रिया की जो मात्रा है, अधिगम की मात्रा और उसके समय को या उसकी गति को जब हम किसी ग्राफ पर, देखिए मात्रा समय गति को जब हम किसी ग्राफ पर अंकित करते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ पर अंकित करते हैं, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, अधिगम वक्र कहलाता है। तो यहां तक बात क्लियर हुई। अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पहला सरल रेखीय वक्र होता है, दूसरा उंतोदर वक्र होता है, तीसरा हमारा होता है नतोदर वक्र होता है और चौथा हमारा मिश्रित वक्र होता है। इस प्रकार से अधिगम वक्र के क्या है, 4 प्रकार होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब अधिगम प्रक्रिया, जब हम अधिगम को जब प्रारंभ करते हैं तो क्या होगा। जब एक हमने जैसे अधिगम सोपान को पढ़ा, अधिगम सोपान के अंदर सबसे पहले हमें क्या मिली, अभिप्रेरणा मिली। अभिप्रेरणा से हमने उस काम को क्या कर दिया, प्रारंभ। देखिए यहाँ हमने मोटिवेशन की वजह से काम को क्या कर दिया, प्रारंभ। मोटिवेशन मिलता गया, कभी घटता गया तो काम की गति आगे चलती रही। एक समय आएगा जब रीड की वैकेंसी आ जाएगी और हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा, हम रीड में लग जाएंगे। लगते ही क्या होगा, एक सामान्य सी स्थिति आ जाएगी, काम बंद, रुक गए। यहां जाके क्या हुआ, एक नदी है, ये नदी है। अब ये नदी यहां से चली और यहां चलते चलते क्या हुआ, चलती रही, एक जाके पहाड़ से यहाँ पे डेल्टा का निर्माण कर दिया। तो यहाँ क्या बन गया, पठार बन गया। उस नदी का क्या हुआ, अंतिम समय क्या कहला गया, पठार कहलाता है। तो वो पठार बन गया यहाँ पे, यानी कि उसकी जो स्थिति थी वो यहाँ सामान्य हो चुकी है, वो अब आगे नहीं चल रही है, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है। इसी प्रकार हमारे अधिगम के अंदर भी एक क्या होता है, अधिगम पठार होता है। सीखने का एक पठार होता है या अधिगम का पठार जिसे हम बोलते हैं। देखिए उसको समझने की बात करें। देखिए हमारा जो अगला पॉइंट है वो है अधिगम का पठार या सीखने का पठार। सीखने के पठार की अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए सीखने का पठार, सीखने का पठार। देखिए सीखने का पठार का मतलब ये होता है जब हम किसी काम को क्या कर रहे हैं, यहाँ से प्रारंभ किया, यहाँ से हमने क्या एक मोटिवेशन हमें मिला। देखिए इस व्यक्ति को क्या मिला, यहाँ मोटिवेशन मिला, यहाँ आपको एक मोटिवेशन मिला। इस व्यक्ति को क्या मिला, यहाँ मोटिवेशन मिला। इस व्यक्ति ने क्या कर दिया, यहाँ पे काम प्रारंभ कर दिया। अब अपने लक्ष्य को, यानी कि इसने अनुक्रिया। देखिए 3 तरह के पॉइंट होते हैं। एक होता है प्रतिक्रिया, देखिए इनको समझने की बात करें, बार बार ये शब्द आने वाले हैं हमारे सामने। एक होता है प्रतिक्रिया, ठीक है। एक होता है सहज क्रिया। देखिए इस प्रकार से कई शब्द आएंगे हमारे सामने, उनका हमें अर्थ पता होना चाहिए, बार बार वो चीजें नहीं बताई जाती है। एक होता है अनुक्रिया, क्या होता है, एक होता है अनुक्रिया। देखिए 3 शब्द आएंगे हमारे सामने जब हम सिद्धांतों की बात करेंगे या अब अधिगम को पढ़ेंगे या आगे चलकर जिस प्रकार से हम अनेकों प्रकार जो आगे के जो टॉपिक है उनको जब हम कंप्लीट करेंगे तो 3 शब्द हमारे सामने आएंगे। एक आएगा प्रतिक्रिया, एक आएगा सहज क्रिया और एक अनुक्रिया। ये तीनों ही शब्द अपने आप में क्या है, अलग है। प्रतिक्रिया का अर्थ क्या होता है, क्रिया के बदले में की गई क्रिया, क्रिया के बदले में क्रिया। देखिए मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने नमस्ते कहा तो आपने उसको नमस्ते किया, तो उसकी क्रिया के बदले में आपने उसके साथ क्रिया की। सामने वाले ने आपको थप्पड़ मारा तो आपने भी उसके थप्पड़ लगा दिया, तो ये क्या, क्रिया के बदले में क्या है, क्रिया। जैसा उसने किया वैसा आपने कर दिया। सहज क्रिया क्या होती है,
ये हमारी क्या होती है, जन्मजात होती है। क्या होती है, जन्मजात होती है और मूल प्रवृत्तियों से जुड़ी हुई होती है। क्या होती है, मूल प्रवृत्तियों से जुड़ी होती है। जो जन्मजात जो हमारी क्रियाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, सहज क्रियाएं कहते हैं। और अनुक्रिया क्या होती है, अनुक्रिया का मतलब अधिगम को प्राप्त करने के लिए क्या है, अधिगम को प्राप्त करने के लिए, अधिगम को या सीखने को प्राप्त करने के लिए हम जो क्रिया करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, अनुक्रिया कहलाती है। जो हमारे शरीर के द्वारा कोई भी क्रिया अगर कुछ हमारे अधिगम के लिए की जाती है तो वो क्रिया क्या कहलाती है, अनुक्रिया कहलाती है। तो ये तीनों वर्ड आपको याद होनी चाहिए। प्रतिक्रिया, क्रिया के बदले में क्रिया, सहज क्रिया, मूल प्रवृत्ति जिसे हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, सहज क्रिया, क्योंकि ये जन्मजात होती है। अनुक्रिया यानी कि अधिगम के लिए की गई क्रिया क्या कहलाती है, अनुक्रिया कहलाती है। अब हम बात करें सीखने के पठार की। तो ये सीखने के पठार की जब हम बात करें तो एक व्यक्ति जो है वो उसको मोटिवेशन मिला, मोटिवेशन मिलते ही उस व्यक्ति ने क्या किया, काम को करना प्रारंभ किया। मान लीजिए इसे लगा कि 2 अगस्त को तो रीट आएगी भाई, क्या आएगी, 2 अगस्त को क्या आएगी, रीट आएगी ही। तो 2 अगस्त को जब रीट आएगी तो इसको ये मोटिवेशन मिल गया कि हाँ जी अब मैं रीट को क्रैक करूंगा और रीट का एग्जाम पास करके मैं टीचर लग जाऊंगा 3rd ग्रेड। तो इससे क्या हुआ, मोटिवेशन मिला इस बात से, इसने काम को क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। बाधा आएगी बाधा, कोई सिलेबस नहीं मिलता या कोई कोचिंग क्लासेस ढंग से नहीं मिलती या हम ढंग से काम नहीं कर पाते किसी, तो अनेकों प्रकार की ऐसी कोई बाधाएं हो सकती है। वो बाधाएं हमारे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के अंदर आएगी। जब इस बाधाओं को अगर इसने सच में कुछ पाना है तो इसने इस बाधाओं के अलग रास्ते को ढूंढा और अलग रास्ते को ढूंढकर इसने क्या किया, इसे जैसे इसे अलग कोई रास्ता मिला इस बाधा से दूर होने का, तो इसे क्या मिल गया, पुनर्बलन मिल गया। क्या मिल गया, पुनर्बलन मिल गया, पुनः उसे बल मिल गया, यानी मोटिवेशन हो गया, वापस से मोटिवेट हो जाता है। एक व्यक्ति ने काम प्रारंभ किया अभिप्रेरणा से या मोटिवेशन से काम प्रारंभ किया। जब हम कोई काम को करते हैं तो बाधा आएगी, उस बाधा को पार करते ही हमारे अंदर फिर से ऊर्जा बन जाती है, ऊर्जा आ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पुनर्बल। पुनर्बल को मिलते ही उसने फिर से अपने लक्ष्य को लेकर काम करना प्रारंभ कर दिया और एक ऐसा समय आएगा जब उसे वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही हमारे लक्ष्य प्राप्त होता है तो हमारी क्या आ जाती है, सामान्य सी स्थिति आ जाती है, सामान्यकरण की क्या आ जाती है, स्थिति आ जाती है। और जब सामान्य की स्थिति आ जाती है तो हम वहां पे कोई काम नहीं करते, फिर हम क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को रोक देते हैं वहां पे। और जो रुकने की जो हमारी सामान्यकरण की स्थिति होती है उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। जब एक नदी अपने उद्गम स्थल से बहती हुई चलती रहती है, पहाड़ों से निकलती हुई, कहीं जगह से निकलती हुई जाकर जब एक पहाड़ पे जाके या एक ऐसी जगह पे जाके जब उसका अंत हो जाता है, जैसे कि हमारी गंगा नदी है वो डेल्टा का निर्माण करती है, तो वो अंतिम समय में जाकर वो क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण का मतलब यानी कि उसका अंतिम समय वो पानी उड़ेल देती है अपना सारा एक पहाड़ी से, तो वहां एक पठार बन जाता है। एक क्या पठार की स्थिति बन जाती है कि आगे वो चीज क्रिया आगे नहीं बढ़ पाती, तो यहाँ चलती चलती या कोई बाधा आ जाती है, उसकी वजह से भी पठार बन जाता है। केवल क्या है, कोई ऐसी बाधा आ जाती है या हम तैयारी तो करना चाहते हैं परंतु हमारे पास पैसों की कमी होती है या हम मनोवैज्ञानिक रूप से हम परिपक्व नहीं है, यानी कि कोई मानसिक प्रॉब्लम की वजह से क्या है, बाधा की वजह से भी हमारा काम रुक जाता है। काम रुकना क्या है, काम रुकने की स्थिति क्या कहलाती है, पठार कहलाती है। ठीक है, काम रुकने की स्थिति क्या कहलाती है, पठार कहलाती है। तो इस प्रकार से जब हम सामान्य की स्थिति में पहुंचते हैं तो भी हमारा काम बंद हो जाता है, तो वो स्थिति भी क्या कहलाती है, पठार कहलाती है, या ठीक है सीखने का पठार कहलाती है। तो इस प्रकार से पठार को प्रभावित करने के अंदर भी कई प्रकार के क्या हो सकते हैं, कारक हो सकते हैं। देखिए इसके अंदर भी क्या होगा कि अधिगम को प्रभावित करने के, सीखने के पठार के कारण के अंदर क्या करें, सबसे पहले तो ज्ञान की सीमा की बात करें। जब एक व्यक्ति जब किसी विषय वस्तु के ज्ञान को प्राप्त करता है, एक व्यक्ति जब विषय वस्तु के ज्ञान को प्राप्त करता है और जब उस ज्ञान के अंतिम क्षण में पहुंच जाता है तो एक पठार की स्थिति क्या बन जाती है, एक पठार की क्या बन जाती है, स्थिति बन जाती है, यानी कि उससे आगे नहीं बढ़ पाता। उसके बाद उसके अंदर उत्साह और उसकी प्रेरणा क्या होती है, उत्साह और प्रेरणा, उत्साह और प्रेरणा, ये चीज भी क्या है, अधिगम इसकी हमारे जो है अगर उत्साह हमारा घट जाता है या कम हो जाता है या रुक जाता है तो भी अधिगम की पठार की स्थिति बनती है। उसके अलावा सीखने की अनुचित विधियां भी, जो कि सीखने की अनुचित विधियां भी हमारे अंदर कई बार क्या है, पठार को उत्पन्न कर देती है, सीखने की गति को एकदम रोक देती है।
कई बार गलत विधियों से पढ़ाया गया, या एक बच्चे को अगर आप बार बार क्लास के अंदर उत्पीड़ित कर रहे हैं तो वो बच्चा क्या है, सीखने की जो उसकी गति थी वो बिल्कुल रुक जाती है। इस प्रकार से हमारा अधिगम वक्र कहलाता है। देखिए पठार कहलाता है। अधिगम के पठार को समझने से पहले यही बात याद रखना, जब हम किसी काम को करते हैं और जब एक समय में जाकर वो काम अगर रुक जाता है हमारा, या उसमें समान्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, अधिगम का पठार कहलाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। इस क्लास के अंदर हमने सबसे पहले अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा की, फिर हमने अधिगम वक्र को पढ़ा और फिर हमने सीखने के पठार की बात की है। तो इस प्रकार आज की टॉपिक में यहाँ तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया। उसके बाद हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांतों के बारे में। जितने भी हमारे अधिगम के सिद्धांत हैं हम उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस क्लास के साथ में जोड़ने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।